गुड मॉर्निंग सभी साथियों को। तो देखिए आज हम क्लास 4 करेंगे केमिस्ट्री की। क्लास 3 तक हमने पढ़ लिया था, बोरबरी का मॉडल पढ़ा था हमने। लास्ट में बोरबरी ने ये कहा था कि अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन है, कोई भी इलेक्ट्रॉन अगर वो अपनी कक्षा के अंदर ही घूमता रहेगा ना, तो फिर तो उसका कोई लॉस एनर्जी का नहीं होने वाला है। और अगर वो अपनी कक्षा छोड़ के यहाँ से इसमें घूमने चला जाए, देखने चला जाएगा, तो भी यहाँ इसकी टिकट वगैरह लगेगी ना घूमने के लिए, तो इसकी एनर्जी का लॉस हो जाएगा और फिर वापस ये इसमें गिर जाएगा। और अगर यहाँ से कोई यहाँ पे आता नीचे, तो भी इसकी एनर्जी का लॉस होएगा। और जैसी एनर्जी वापस आएगी तो ये अपने इसमें एनर्जी का लॉस होते ही अपने वाली कक्षा में आ जाता है। जैसे हाथों को रगड़ने पे हाथ गर्म हो जाते हैं, फिर ऐसे छोड़ देंगे तो वो एनर्जी सारी लॉस हो जाएगी और फिर अपने आप नॉर्मल पोजीशन में आ जाते हैं। तो ये बोरबरी का मॉडल था। और बोरबरी ने ये भी बताया था कि एक कक्षा के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसको कैसे ज्ञात करेंगे। जैसे ये नाभिक है, तो नाभिक के अंदर ये पहली कक्षा है, ये दूसरी है, ये तीसरी है, तो इनके अंदर कितने कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उसके लिए एक फार्मूला दिया था बोरबरी ने। उसके लिए एक फार्मूला दिया था, ये था 2n स्क्वायर। ठीक है, ये उन्होंने सर्च करके ये फार्मूला दिया था 2n स्क्वायर। जैसे पहली कक्षा होगी तो पहली कक्षा के लिए n कितना होगा, n होगा 1। तो पहली कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो जाएगी, 1 यहाँ रखेंगे तो 1 × 2, तो ये हो जाएगा पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन। यानी कि यहाँ जो इलेक्ट्रॉन घूमेगा ना ये पहली कक्षा में, वो एक तो यहाँ से घूमेगा, एक यहाँ से घूमेगा, 2 इलेक्ट्रॉन घूमेंगे। ठीक है, इसके बाद दूसरी कक्षा के लिए n क्या हो जाएगा, 2। अगर n को यहाँ 2 रखेंगे तो 2 दूनी 4 दूनी 8, तो इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, इसमें 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। यानी कि ये जो कक्षा है, ये जो दूसरी कक्षा है, इसमें 8 इलेक्ट्रॉन घूमेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन घूमेंगे। और तीसरी कक्षा के लिए n = 3 रखेंगे तो इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 3 3 9 दूनी 18। तो ये इस तरह से हम इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकाल सकते हैं किसी भी नाभिक में, किसी भी एटम के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, कौन सी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन है ना, तो इसका मतलब होता है कि जो पहली कक्षा है ना, पहली कक्षा उसमें पहला और दूसरा इलेक्ट्रॉन घूमेंगे। फिर जो उसका तीसरा इलेक्ट्रॉन होगा वो दूसरी कक्षा में घूमेंगे, यानी कि तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां, 8वां, 9वां और 10वां। ठीक है, फिर 10वें से आगे अगर इलेक्ट्रॉन होंगे तो वो तीसरी कक्षा में घूमेंगे, यानी कि 11वां, 12वां, 13वां, 14वां, 15वां, ये तीसरी कक्षा में घूमेंगे। तो ऐसे आएगा। ठीक है, तो ये फार्मूला दिया था भाई बोरबरी ने। अब हम क्या बताने जा रहे हैं, अब हमारे पास है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस को, जो नाभिक है उसको हम बोलते हैं न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस के अंदर क्या पाया जाता है, न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन यानी कि न्यूक्लियस के अंदर जो पाए जाने वाले तत्व हैं उसको हम बोलते हैं न्यूक्लियन। न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और इसके अंदर जो पाया जाता है ना नाभिक के अंदर, नाभिक या न्यूक्लियस के अंदर, उसको हम बोलेंगे न्यूक्लियन। तो न्यूक्लियन में कौन से आ जाएंगे आपके, एक तो आ जाएगा प्रोटॉन और एक आ जाएगा न्यूट्रॉन। क्योंकि हम न्यूक्लियन किसको बोलते हैं, जो नाभिक के अंदर है ना उसको बोलते हैं हम न्यूक्लियन। तो वो न्यूक्लियन इसके अंदर पाए जाते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन को इसके अंदर नहीं लेंगे, इलेक्ट्रॉन को इसके अंदर नहीं लेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो इसके अंदर थोड़ी पाया जाता है, नाभिक के अंदर थोड़ी पाया जाता है, ऐसा तो बताया नहीं। तो जो इलेक्ट्रॉन है वो तो इसके बाहर घूमता है ना यहाँ पे, तो इसलिए न्यूक्लियन के अंदर हम इलेक्ट्रॉन को नहीं लेंगे। अब देखते हैं कि जो नाभिक है, नाभिक इसके अंदर 2 तरह के पाए जाते हैं, 2 तरह के तत्व पाए जाते हैं। एक तो होते हैं स्थायी कण, 2 तरह के कण पाए जाते हैं। एक तो होते हैं स्थायी कण और एक होते हैं अस्थायी कण। अस्थायी कण, तो स्थायी कण, देखो कोई भी नाभिक होगा ना, कोई भी एटम होगा, कोई भी किसी भी तरह का, तो उसके अंदर 3 चीजें तो मिलेंगी आपको। प्रोटॉन देखने को मिलेगा, न्यूट्रॉन देखने को मिलेगा और एक इलेक्ट्रॉन देखने को मिलेगा। चाहे कोई भी एटम हो, आपको प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन तीनों चीज देखने को मिलेंगी, हमेशा मिलेंगी। अगर ये चीजें एब्सेंट रहेंगी, अगर ये चीजें नहीं मिलेंगी, तो वो एटम आपका नहीं रहेगा। तो इसलिए स्थायी कणों में आपके आ जाएंगे प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन, ये तीनों आ जाएंगे आपके स्थायी कण। और अस्थायी कण ऐसे होते हैं कि कुछ एटम में तो मिल जाएंगे, लेकिन सभी में मिलना जरूरी नहीं है। एक में मिल जाएंगे, दूसरे में नहीं मिलेंगे। तो इसमें आपके ऐसे कण आ जाते हैं जैसे बोसोन, न्यूट्रिनो, पॉजिट्रॉन। तो इस तरह के जो कण है, जो किसी में मिल जाएंगे, किसी में नहीं मिलेंगे, लेकिन इनके मिलने ना मिलने से कोई ज्यादा खास फर्क नहीं पड़ता। तो इसलिए इनको अस्थायी कण बोला गया, इनको अस्थायी कण बोला गया। ठीक है, बोसोन का कई बार पूछ लेते हैं कि बोसोन की खोज किसने की थी,
तो ये की थी सत्येंद्र नाथ बोस ने, सत्येंद्र नाथ बोस ने इसकी खोज करी थी। ठीक है, तो ये हो गया। अब हम बात कर लेते तीन, इलेक्ट्रॉन की, प्रोटॉन की और न्यूट्रॉन की। इनके बारे में, इनकी अलग अलग प्रॉपर्टीज होती हैं, वो आपको बताएंगे। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो परमाणु का मॉडल किसने दिया था? बोरबरी ने दिया था। दिया तो मैक्सवेल ने भी था, लेकिन उसका मैक्सवेल का जो परमाणु मॉडल था वो सक्सेस नहीं हो पाया था, और बोरबरी का मॉडल सक्सेस हो पाया था। तो परमाणु का मॉडल, हम परमाणु के मॉडल करता के जो दाता है वो हम बोरबरी को मानते हैं। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की। इलेक्ट्रॉन, इनकी प्रॉपर्टी की बात करेंगे हम यहाँ। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इनके बारे में थोड़ा, इनका मास वगैरह, चार्ज वगैरह बताएंगे आपको। तो देखिए, इलेक्ट्रॉन के ऊपर सबसे पहले हम चार्ज की बात करेंगे। इलेक्ट्रॉन के ऊपर कैसा चार्ज होता है? हमने आपको बताया था कि इलेक्ट्रॉन बाहर की दिशा में घूमते हैं, नेगेटिव चार्ज लेकर के घूमते हैं। तो इसके ऊपर चार्ज होएगा आपका नेगेटिव चार्ज, क्योंकि नेगेटिव चार्ज होगा तभी तो कक्षा में घूमता रहता है, इसलिए वो मतलब अट्रैक्ट उसकी तरफ जाता नहीं है। और दूसरा होता है प्रोटॉन। प्रोटॉन के ऊपर ये नाभिक के बिल्कुल अंदर स्थित होता है, तो इसके अंदर आपका होता है पॉजिटिव चार्ज। और न्यूट्रॉन के ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होता है, पॉजिटिव नेगेटिव कोई चार्ज नहीं होता न्यूट्रॉन के ऊपर। अब बात कर लेते हैं इसकी मास कितना होता है। इलेक्ट्रॉन का मास यानी कि इसका द्रव्यमान, अगर हम इसको वेट करके देखेंगे तो इसका द्रव्यमान कितना आएगा? इसका द्रव्यमान होगा 9.1 × 10⁻⁻31 kg। ये एक इलेक्ट्रॉन का मास होता है, एक इलेक्ट्रॉन का मास। तो ये कितना हल्का है आप आइडिया लगा सकते हो कि पावर 10 की पावर 31 है। 10 की पावर 31 का मतलब एक के नीचे अगर हम 31 जीरो लगा दें तो इतना हल्का होता है ये। एक को अगर हम 31 टुकड़ों में तोड़ दें, कोई एक चीज है उसको 31 टुकड़ों में तोड़ दें, तो वो इसका इलेक्ट्रॉन का मास होता है। ठीक है, जैसे मान लो 10 की पावर -2 का मतलब होता है 1/100। 10 की पावर -5 का मतलब होता है 3, 4, 5, ये होता है। यानी कि एक को हम 1,00,000 टुकड़ों में तोड़ रहे हैं, तो इसको तो एक को हम 31 टुकड़ों में तोड़ रहे हैं, तो ये बहुत ही हल्का हो जाएगा, इसका वेट बिल्कुल भी नहीं होएगा। प्रोटॉन की बात करते हैं, इसका मास कितना होता है? 1.6725 × 10⁻⁻27 kg। ठीक है, अब ये जो प्रोटॉन का मास है ना, इसको बोलते हैं हम, ये इसका खुद का मास है, प्रोटॉन का खुद का मास है, इसलिए हम इसको बोलते हैं निरपेक्ष वैल्यू, एब्सोल्यूट वैल्यू या निरपेक्ष वैल्यू। ठीक है, और जितने भी केमिस्ट्री के अंदर कण है ना, मैक्सिमम 95% जो केमिस्ट्री के अंदर कण है उनका वेट इतना ही होता है, 1.6725 × 10⁻⁻27 किलोग्राम। केमिस्ट्री के अंदर ज्यादातर जो कण होते हैं उनका वेट होता है, तो उनका वेट इसके बराबर ही होता है। तो इसलिए इसको हमने औसत भार मान लिया है, औसत भार, क्योंकि ज्यादातर का भार, जो जितने भी ज्यादा कण है ना केमिस्ट्री के अंदर, उनका भार लगभग इतना होता है अप्रोक्सीमेटली, तो इसको हम औसत भार कहते हैं। तो औसत भार का क्या बोलेंगे हम? 1.6725 × 10⁻⁻27 kg, और इसी को हम इसलिए बोलते हैं 1 AMU, 1 AMU गुणा 10 की पावर -27 kg। 1 AMU क्या है? ये एक एटॉमिक मास, 1 एटॉमिक मास, देखिए जी यहाँ 1 एटॉमिक मास यूनिट AMU। इसकी वैल्यू डायरेक्ट क्वेश्चन में पूछ ली जाती है कि 1 AMU इज इक्वल टू, तो आपने क्लिक करके आना 1.66 × 10⁻⁻27 kg। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन से भारी होता है 1 पॉइंट, ये इसको औसत भार माना गया। एक एटॉमिक यूनिट भी प्रोटॉन के वेट को मापा गया। ऐसे भी पूछ सकते हैं कि 1 AMU जो है वो किसके बराबर होती है? तो वो प्रोटॉन के एक कण के द्रव्यमान के बराबर होती है। अब न्यूट्रॉन के वेट की बात कर लेते हैं, तो ये होता है 1.6748 × 10⁻⁻27 kg। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के अंदर बहुत ज्यादा फर्क नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ 6725 है, यहाँ 6748 है, यानी कि थोड़ा सा जो वेट है वो न्यूट्रॉन का ही ज्यादा हो जाएगा। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में से ज्यादा भारी कौन हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा न्यूट्रॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में से ज्यादा भारी कौन हो जाएगा? न्यूट्रॉन हो जाएगा। ठीक है, तो इसको भी हम, क्योंकि ये भी तो बराबरी है, 1 एटॉमिक मास यूनिट के बराबरी तो है ये, तो इसको भी हम
1 एटॉमिक मास यूनिट 1 AMU कह सकते हैं, इसको भी 1 एटॉमिक मास यूनिट कह सकते हैं। अब तीनों में से अगर हम बात करें कि तीनों जो स्थायी कण है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इनमें सबसे हल्का होता है इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इसकी तो पावर 10 की पावर 31 है, बहुत ही ज्यादा है। तो सबसे हल्का कण होता है आपका इलेक्ट्रॉन, इसलिए इसको हल्का। और जो चीज ज्यादा हल्की होगी, जैसे धूल का एक कण होता है, ठीक है, कोई कागज पॉलीथीन होगा हल्का सा, तो वो उसको उड़ाएंगे ना तो बहुत दूर तक गति करेगा, वो यहाँ से छोड़ेंगे तो बहुत दूर तक जाएगा, तो इसलिए ये ज्यादा गति करता है। इलेक्ट्रॉन जो है ये ज्यादा गति करता है, यानी कि दूर तक भी गति करेगा और ज्यादा गति भी करेगा, गतिमान होता है इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ये क्या है, गतिमान होता है इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन हो गया। और न्यूट्रॉन में क्या है, जब हमारी एटॉमिक बम होते हैं ना, उसके अंदर न्यूट्रॉन को ही डिस्टर्ब कर दिया जाता है। जब न्यूट्रॉन बहुत ज्यादा मात्रा में हो जाते हैं तो इसके प्रोटॉन के, जब न्यूट्रॉन बहुत ज्यादा मात्रा में हो जाते हैं तो प्रोटॉन के कंट्रोल से बाहर हो जाते हैं और इनकी भेदन क्षमता भी ज्यादा होती है। देखिए कोई भारी चीज, अगर हम कोई 10 किलो का कोई सिलेंडर मारेंगे दीवार पे तो कम चोट पहुंचाएगा, अगर हम 50 किलो का सिलेंडर उठा के दीवार पे मार दें तो वो दीवार के अंदर दरार पैदा कर देता है। तो इतना भारी जो चीज होती है ना, उसकी भेदन क्षमता ज्यादा होती है। जैसे भेदन क्षमता मतलब अगर हम इसको यहाँ टकराएंगे तो ये इसको क्रॉस करके इधर से निकल जाएगा वापस। भेदन अक्षमता, न्यूट्रॉन की भेदन अक्षमता कितनी होती है, ज्यादा होती है। तो इसलिए जब न्यूक्लियर एटॉमिक बम होते हैं ना, उसके अंदर इसी को डिस्टर्ब कर दिया जाता है, प्रोटॉन के कंट्रोल से बाहर हो जाता है और एक भारी विस्फोट लेकर के ये न्यूट्रॉन करते हैं। तो ये इनकी प्रॉपर्टी समझ में आ गई, यही थी इनकी प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ठीक है। याद है आपको इलेक्ट्रॉन की खोज किसने करी थी, जे थॉमसन ने। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। प्रोटॉन की खोज किसने करी थी, गोल्डस्टीन ने। और न्यूट्रॉन की खोज किसने करी थी, चैडविक ने। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बात कर लेते हैं इस आगे, प्रतिकण की बात करते हैं। अब हम प्रतिकण रह गया थोड़ा सा, तो प्रतिकण बता देते हैं उससे पहले आपको। प्रति का मतलब क्या होता है, प्रति का मतलब होता है एंटी, एक दूसरे के खिलाफ होना। तो खिलाफ होने का मतलब है कि वो उसका दुश्मन होगा। तो प्रतिकण का भी मतलब होता है एक दूसरे से दुश्मनी रखने वाले जो कण होते हैं उन्हीं को बोलते हैं हम प्रतिकण। एक दूसरे से दुश्मनी रखने वाले कण जो होते हैं, जो एक दूसरे को पसंद ना करते हो, एक दूसरे के परस्पर विरोधी हो, तो उसको बोलते हैं हम प्रतिकण। प्रतिकण एक दूसरे के विरोधी, जो एक दूसरे के विरोधी हो। जैसे भगत सिंह और अंग्रेज, आज 15 अगस्त है, वैसे भी भगत सिंह और अंग्रेज क्या थे, एक दूसरे के प्रतिरोधी नहीं थे भाई। वो भगत सिंह वर्सेस अंग्रेज। भगत सिंह तो चाहते थे कि हम इसको मार डालें, अंग्रेज चाहते थे कि भाई ज्यादा क्रांतिकारी इसको मार दे, तो एक दूसरे के प्रतिरोधी थे बिल्कुल, ठीक है। तो नाथूराम गोडसे और महात्मा गांधी, नाथूराम गोडसे और गांधी, तो ये भी एक दूसरे के विरोधी थे, तभी तो इसने इसको मार डाला था, ठीक है। तो एक दूसरे के विरोधी। लेकिन हम यहाँ केमिस्ट्री की बात करते हैं, कोई हिस्ट्री नहीं पढ़ रहे, तो इसलिए यहाँ पे केमिस्ट्री की जो कण उसके बारे में बात करेंगे। तो एक दूसरे के विरोधी कण वो होते हैं जो एक दूसरे से टकरा करके या एक दूसरे से रिएक्ट कर करके एक दूसरे को खत्म कर दे। तो इस एग्जाम्पल हो जाएगा जैसे इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन माइनस चार्ज होता है और प्रोटॉन इसके ऊपर पॉजिटिव। अगर ये इससे टकरा जाए और ये इससे टकरा जाए तो आपस में ये दोनों एक दूसरे को खत्म कर देंगे, टकरा के इनके चार्ज जो है वो आपस में एक दूसरे को खत्म कर देंगे, ठीक है। तो ये प्रतिकण का छोटा सा बस डेफिनेशन थी, कुछ ज्यादा इसके अंदर नहीं है। इसके अलावा एक आपकी रहेगी सापेक्ष वैल्यू। सापेक्ष वैल्यू, सापेक्ष वैल्यू क्या होती है, निरपेक्ष वैल्यू हमने पढ़ी थी कि प्रोटॉन का जो मास होता है ना, प्रोटॉन का, वही होता है निरपेक्ष वैल्यू। उसकी खुद की वैल्यू होती है प्रोटॉन की, उसको हमने 1 एटॉमिक मास यूनिट भी बोला था। तो सापेक्ष वैल्यू, जिसको भी हम 1 एटॉमिक मास यूनिट, 1 एटॉमिक मास यूनिट, इसकी वैल्यू क्या थी 1.66 इंटू 10⁻⁻27 kg। तो इस वैल्यू से अगर हम किसी भी कण का वेट जो है, इस वैल्यू से 1 एटॉमिक मास यूनिट की वैल्यू से किसी भी कण का वेट अगर हम कंपेयर करवाएंगे ना, तो उसी को बोलेंगे हम सापेक्ष वैल्यू, ठीक है। जैसे मान लो इसे हमने न्यूट्रिनो एक कण है हमारा न्यूट्रिनो,
अगर इसका मास को, इसके द्रव्यमान को अगर हम इससे कंपेयर करवाने लग जाएं तो वो इसकी सापेक्ष वैल्यू आ जाएगी। मान लो ये वैसे ही मान लो 4.5% आ गई, ठीक है, तो ये जो 4.5% है ये इसकी, इसके सापेक्ष वैल्यू आ जाएगी, ठीक है, कंपैरिजन में। अब परमाणु के बारे में हमने लगभग पढ़ लिया। अब हम बात करेंगे परमाणु की थोड़ी सी छोटी सी 2 यूनिट और रह गई, ये बहुत बार पेपर में पूछ ली जाती है और डायरेक्ट वैल्यू पूछ ली जाती है। ये हमारा था परमाणु और ये इसका था नाभिक। इस नाभिक के अंदर क्या था, एक प्रोटॉन था, एक न्यूट्रॉन था और यहाँ इलेक्ट्रॉन घूम रहे थे परमाणु के कक्षा के अंदर। अब ये पूछ लेते हैं कि भाई ये जो परमाणु है ना, इसकी ये त्रिज्या है, यहाँ से लेके यहाँ तक कैपिटल R से लिखते हैं, और ये जो छोटी सी है नाभिक, नाभिक की त्रिज्या छोटी है क्योंकि नाभिक तो उसके अंदर है ना, नाभिक तो उसके अंदर है परमाणु के अंदर, तो उसकी त्रिज्या तो छोटी होगी यानी कि कम होगी, तो ये है R। तो परमाणु की त्रिज्या को किसमें मापते हैं हम, एक वर्ड यूज होता है परमाणु की त्रिज्या 1 एंगस्ट्रम, 1 एंगस्ट्रम, इसको लिखते हैं 1A और इसके ऊपर छोटी सी बिंदी लगा जाती है 1 एंगस्ट्रम। ये होता है 10 रेज़ टू पावर माइनस 10, 10 रेज़ टू पावर 10 की पावर माइनस 10। तो ये इसकी परमाणु की त्रिज्या होती है। ये किसकी त्रिज्या होती है, परमाणु की त्रिज्या की वैल्यू हो जाती है। और अगर नाभिक की, परमाणु के नाभिक की त्रिज्या, तो नाभिक की त्रिज्या तो कमी होगी थोड़ी क्योंकि वो तो परमाणु के अंदर पाया जाता है, तो इसकी वैल्यू होती है 1 फर्मी, 1 F लिख सकते, F लिखते हैं इसको, 1 फर्मी इज इक्वल टू 10 की पावर माइनस 15, ठीक है। तो 1 फर्मी इज इक्वल टू 10 की पावर माइनस 15 और 1 एंगस्ट्रम इज इक्वल टू 10 की पावर माइनस 10। ये परमाणु की त्रिज्या को मापने के यूनिट है दोनों, ठीक है। अलग अलग पूछ सकते हैं कि एंगस्ट्रम इज इक्वल टू 10 की पावर माइनस 10, फर्मी इज इक्वल टू 10 की पावर माइनस 15। तो फर्मी किसको मापने की यूनिट है, परमाणु के नाभिक को, और एंगस्ट्रम किसको मापने की यूनिट है, खुद परमाणु की त्रिज्या को। अब इसके बाद हम बात कर लेते हैं कि एटॉमिक नंबर क्या होता है, परमाणु क्रमांक, और एटॉमिक मास क्या होता है, परमाणु द्रव्यमान। यानी कि जो परमाणु द्रव्यमान, और परमाणु द्रव्यमान किसके ऊपर डिपेंड करता है, आपका नाभिक के ऊपर ही डिपेंड करेगा प्रॉपरली। जो परमाणु का द्रव्यमान होता है ना, वो पूरा नाभिक के अंदर ही डिपेंड करेगा। जो नाभिक के अंदर जितना द्रव्यमान है उतना ही परमाणु का द्रव्यमान होगा। और परमाणु का क्रमांक क्या होता है कि जिस भी क्रम में पीरियोडिक टेबल जो हमारी है, जिसके अंदर तत्वों को रखा गया है ना, जिस क्रमानुसार, उसको बोलते हैं परमाणु क्रमांक। परमाणु क्रमांक इंग्लिश में बोलेंगे इसको एटॉमिक नंबर, ठीक है। परमाणु क्रमांक या एटॉमिक नंबर। देखिए इसमें कुछ बातें, इसको सबसे पहले तो हम प्रदर्शित किससे करेंगे, यानी कि कैसे दिखाएंगे, तो इसको प्रदर्शित करते हैं हम इंग्लिश के लास्ट वर्ड जेड से, इंग्लिश के लास्ट लेटर जेड से हम इसको प्रदर्शित करेंगे एटॉमिक नंबर को। दूसरा जो तत्व होता है ना, उसमें नीचे वाला जो वैल्यू होती है, नीचे की वैल्यू, उससे हम इसको दिखाएंगे, उससे हमें पता चलता है कि ये एटॉमिक नंबर है। तीसरा, ये इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर माना जाता है, इज इक्वल टू परमाणु क्रमांक, इज इक्वल टू परमाणु क्रमांक। इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या होती है उसी के बराबर माना जाता है ये। और चौथी जो चौथा जो रूल है वो आधारित किसके ऊपर है, ये आधारित है ये प्रोटॉनों की संख्या पे। यानी कि जो एक्चुअल परमाणु क्रमांक होता है ना, वो तो होता है आपका प्रोटॉन की संख्या, प्रोटॉन की संख्या। और जो माना जाता है कि वो इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर होता है, क्योंकि किसी भी एटम के अंदर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर होती है, इसलिए तो इलेक्ट्रॉन उसके बाहर चक्कर लगाता रहता है प्रोटॉन के कक्षाओं में, ठीक है। लेकिन ये इलेक्ट्रॉन खतरा होता है, कभी कभी क्या करता है, दूसरे नाभिक में कूद जाता है। अपने तालाब में नहाता नहाता दूसरा तालाब इसको अच्छा लगेगा, बड़ा लगेगा, साफ पानी वाला लगेगा, तो उसमें कूद जाएगा, तो कम हो जाएगा। लेकिन परमाणु क्रमांक को हम कम नहीं कर सकते। या फिर दूसरे नाभिक से एक नाभिक में आ जाएगा, तो इसकी संख्या जो है ना, वो बिल्कुल निश्चित नहीं है, इसकी जो संख्या है वो निश्चित नहीं है, तो इसलिए इसके ऊपर आधारित माना जाता है। हमने प्रोटॉन के ऊपर इसको निर्धारित किया हुआ है। जो प्रोटॉनों की संख्या होगी वही आपकी एटॉमिक नंबर होगा। अब देख लेते हैं कैसे होएगा। जैसे ये देखिए 11Na23, तो इससे कुछ नहीं लेना। जो नीचे की वैल्यू होती है ना, हमने इसको बताया था कि जो नीचे की वैल्यू है वो ये होती है, जो तत्वों के नीचे लिखी होती है ये होती है इसकी वैल्यू।
11 Na23। अब इसमें देखो ये हमने क्या बताया था कि भाई ये एटॉमिक नंबर है, तो Z इसमें कितना हो गया 11 हो गया, समझ में आ गया। नीचे की जो वैल्यू है वही एटॉमिक नंबर है, तो इसमें इसका परमाणु क्रमांक कितना होगा 11। और परमाणु क्रमांक किसके बराबर होता है इलेक्ट्रॉन के, तो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 11। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन बराबर होते हैं, तो प्रोटॉन कितने हो गए 11, ये आ जाएगी इसकी वैल्यू। ठीक है, इलेक्ट्रॉन हो गए, प्रोटॉन हो गए और एटॉमिक नंबर हो गया। अब जैसे आर्गन ले लेते हैं, एक कंपाउंड है 18Ar40। अब इसमें बताना आपसे डायरेक्ट पूछ लिया कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और एटॉमिक नंबर बताओ, तो नीचे की वैल्यू कौन सी है, ये तो ऊपर की होगी ना, ये तो ऊपर चली गई, तो नीचे की वैल्यू तो ये है, तो Z क्या हो जाएगा इसमें, Z से प्रदर्शित करेंगे, ये हो जाएगा 18, Z हो जाएगा 18। इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो जाएगी 18। बताएंगे आपको कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम कैसे हो जाती है, आगे पढ़ेंगे वो, ठीक है। और प्रोटॉनों की संख्या भी कितनी हो जाएगी 18। तो इस तरह से निकाल सकते हैं कोई भी वैल्यू। इसको मिटा दे, नोट कर लिया हुआ आपने। चलो अब हम पूछते हैं आपसे, दो कंपाउंड देते हैं आपको, पूछते हैं, मिटा दे एक बार, देख लो थोड़ा सा, अभी निकालना सीख जाओगे आप, कोई मुश्किल नहीं है। तो चलिए कर दे, निकालिए। एट ऑक्सीजन 16, 8O16 और 6 कार्बन 14। चलिए निकालिए एटॉमिक नंबर, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। इसमें भी एटॉमिक नंबर, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन निकालिए। निकल गया जी। चलिए देखिए, Z से डिनोट करते हैं, नीचे वाली वैल्यू लेते हैं, तो नीचे वाली वैल्यू क्या है इसमें 8, तो कितने हो गए 8। सेम ही होते हैं सभी, एटॉमिक नंबर जितना उतने ही क्या होंगे इलेक्ट्रॉन, उतने ही क्या हो जाएंगे आपके प्रोटॉन। इसमें क्या है 6 कार्बन, नीचे वाला नंबर क्या है एटॉमिक नंबर, कितने हो गए 6। इलेक्ट्रॉन भी बराबर होते हैं 6, प्रोटॉन भी बराबर हो गए 6, तो कुछ भी नहीं करना, बस बराबर होते तीनों चीजें और यहाँ पे लिख देनी है, सिंपल डायरेक्ट है, कुछ नहीं है इसमें। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं जल्दी से एटॉमिक मास की। एटॉमिक मास कैसे निकालते हैं थोड़ा सा आपको ओवरव्यू दे देते हैं, बाकी कल करेंगे, उसमें जो उसके एग्जाम्पल वगैरह कल कर लेंगे। एटॉमिक मास यानी कि द्रव्यमान, परमाणु अपने आप लिख देंगे यहाँ पे, ठीक है, परमाणु द्रव्यमान। ये क्या होता है इसको देखें, एक पहला पॉइंट है कि इसको अक्सर ए से, इंग्लिश के लेटर ए से डिनोट करेंगे, ए से लिखेंगे एटॉमिक मास को। दूसरा ऊपर की ओर लिखेंगे, तत्वों के ऊपर की ओर लिखेंगे, जो ऊपर होगा वही उसका एटॉमिक मास होगा। तीसरा इसमें हम न्यूट्रॉनों की संख्या, ये क्या होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की संख्या जो होती है ना वही होती है, क्योंकि देखो हमने यहाँ पढ़ा था ये नाभिक है, तो जो परमाणु होता है उसका किसके ऊपर डिपेंड करता है, नाभिक के ऊपर ही तो डिपेंड करता है सारा का सारा। और नाभिक में क्या होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, तो प्रोटॉनों की और न्यूट्रॉनों की कुल जोड़ के जितनी भी संख्या होगी वही आपका हो जाएगा एटॉमिक मास। तो ये तीन चीजें याद रखेंगे, ए से डिनोट करेंगे, ऊपर लिखा होगा प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या होती है। तो देख लेते हैं जल्दी से, 18 आर्गन 40 इसमें निकालने हैं हमने, बताओ एटॉमिक मास क्या हो जाएगा इसका, किससे लिखेंगे ए से लिखेंगे, ठीक है। और हो कितना जाएगा ऊपर की तत्व के ऊपर की ओर लिखा मिलेगा, तो ये जो लिखा मिलेगा यही आपका एटॉमिक मास है। 40 हो गया डायरेक्ट, कुछ भी नहीं करना, ठीक है। इलेक्ट्रॉन कितने इसमें निकाल पाओगे जी, इलेक्ट्रॉन 18 और यही एटॉमिक मास होता है, और प्रोटॉन यही 18 हो गया, एटॉमिक मास भी 18। अब हमने ये देखा था यहाँ की प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की कुल संख्या को मिलाकर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉनों की संख्या को मिलाकर बनता है, यहाँ लिख देते हैं 40 इलेक्ट्रॉन
18 प्रोटॉन 18। ठीक है, अब हमने ये पढ़ा था कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है ना वो मिलकर के, दोनों मिलकर के उनका जब योग कर देते हैं तो वो एटॉमिक मास बनेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो 40 है, ये जो 40 एटॉमिक मास, ये प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या है, यानी कि इनको हमने जोड़ दिया आपस में और ये 40 आ गया। तो अब इसको अगर हम यहाँ लिखे प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन इज इक्वल टू 40, तो प्रोटॉन क्या हमें पता है कितने हैं और न्यूट्रॉन पता है, तो न्यूट्रॉन तो नहीं पता लेकिन प्रोटॉन तो पता है ना कितने हैं, प्रोटॉन तो 18 है। तो अगर हम यहाँ 18 वैल्यू लिख दें तो न्यूट्रॉन की संख्या हमारे पास कितनी आ जाएगी, 22 आ जाएगी। न्यूट्रॉन कितने हो जाएंगे इसमें, 22। तो डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसे पूछता है, एक एलिमेंट दे देगा आपको, एटॉमिक मास, ये हमारे पास दोनों चीजें होंगी, न्यूट्रॉनों की संख्या पूछेगा तो हम किसी भी फार्मूले पे ये निकाल सकते हैं। जैसे एक और एग्जांपल ले लेते हैं छोटा सा, बाकी आप कल करके आएंगे एक दो और थोड़ा सा इसके ऊपर डिस्कस अगली क्लास में कर लेंगे। ये देख लो, जैसे छोटा सा है, ये मैं वैसे ही लिख रहा हूँ, कोई 23 एल्यूमिनियम 40 लिख रहा हूँ जैसे। ठीक है, इसमें बताओ एटॉमिक मास क्या हो जाएगा इसका, 40, ऐसे डिनोट करेंगे, एटॉमिक मास 40 हो गया। अब ये 40 तो आपको पता है ना भाई किस किस को मिलाकर बनाएंगे, प्रोटॉन को और न्यूट्रॉन को, तो इसका मतलब यही तो हुआ कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या जो है वो 40 है इसमें, और हमने इसमें निकालना है, इसमें निकालने के लिए दिया है कि n कितने हैं वो निकालने न्यूट्रॉन। तो हमें ये पता चल गया कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को जोड़ करके 40 बने हैं, और प्रोटॉनों की संख्या हमें इससे दिख ही रही है, प्रोटॉनों की संख्या हमें इससे दिख ही रही है 23 प्लस न्यूट्रॉन 40। तो न्यूट्रॉन कितने हो गए इसमें, 17। न्यूट्रॉन कितने हो गए, 17। तो डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसे ही पूछता है कि न्यूट्रॉनों की संख्या निकालिए। तो इसी तरह से आप और भी निकाल के देख सकते हैं। चलो एग्जांपल इसका निकाल के देख लेना, 6C 12 11 Na 23 और 1H3, इनके निकाल के आप देख लेंगे, इनको कल डिस्कस कर लेंगे अगली क्लास में। ठीक है, तो कोई इसमें ज़्यादा मुश्किल नहीं है, आसान सा काम है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, इतना ही रहने देते हैं, बाकी कल डिस्कस करेंगे अगली क्लास में। धन्यवाद साथियों।